अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार अंदाज में आपका हो चुका होगा, क्योंकि आज बहुत ही जो है अहम दिन है। 9 नवंबर हमारे इल्लामा इकबाल का जो है आज बर्थडे है, और हम जो है वो इसे हर दिन जो है एक याद के तौर पर मनाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दिन है। जब भी हम इल्लामा इकबाल के बारे में बात करते हैं तो उनकी शायरी, उनके कहे हुए जुमले, फ़िक्रे कहीं ना कहीं हमारी रूह को एकदम से ताज़ा कर देते हैं, हमारी एनर्जी को बूस्ट अप कर देते हैं। मुहिब्बे वतन की जब भी बात करते हैं, पाकिस्तान की जब भी बात आती है, उसमें इल्लामा इकबाल, कायद आज़म, इनका ज़िक्र जो है वो हमेशा सरफ़हरिस्त रहता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। अगर हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो ऐसे ही बहुत सारी अहम शख्सियात हैं इसके पीछे, जिन्होंने अपना भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया और हमें एक जो है वो आज़ाद रियासत दिलवाई। किस तरह से ये सफ़र रहा, तारीख़ क्या कहती है, और इकबाल का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार हो सकता है, और आज का इकबाल क्या कहता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बच्ची है आयमा फ़ातिमा, आज उनका बर्थडे है, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से उन्हें जो है वो सालगिरह मुबारकबाद करती हूँ, और हम दुआ गो हैं कि आज के दिन उनकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों, उनके वालिदैन की उनसे जितने भी ख्वाब मंसूब हैं वो मुकम्मल हों, और अल्लाह पाक उनके लिए, उनके घर वालों के बहुत सारी जो है ना वो खुशियाँ लेकर आए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आयमा की बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो है, चलिए वो देखते हैं। ऑफ द डे आयमा, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर जो है वो खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आएँ, और आज का दिन आप भरपूर तरीके से अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ इंजॉय करें। और जब आप केक कट करें तो केक के साथ बहुत सारी आजकल लोगों में ट्रेंड है कि विशेस करने का, तो आई होप सो कि ये ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। आप जो भी विश करने से पूरी हो। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और इकबाल डे के हवाले से हम बात करें, क्योंकि आज हमारे इल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, उनकी भी सालगिरह है, और हमें इसे भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। साथ ही साथ आज के हवाले से, और आज का जो हमारा मौजू है वो भी इकबाल के हवाले से ही स्पेशल रहने वाला है। तारीख़ क्या कहती है, उनकी शायरी ने किस तरह से जो है एक जोश जज्बा पैदा किया, और आज़ादी की तहरीक में उनका क्या अहम किरदार रहा, उनकी शायरी का और उनके कलाम का, और किस तरह से जो है वो आज़ादी की ज़ंजीरों को तोड़कर आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है दो बहुत ही ख़ास मेहमानों ने। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सिकंदर जुल्करनैन तारीख़दान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ हमें जो है स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद अली नारो, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे प्रोग्राम को जो है वो चार चांद लगाए। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। चलें, अल्लाह पाक इसी तरह से आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। थोड़ी सी तारीख़ के हवाले से बात करें। आज जो है वो इल्लामा इकबाल के हवाले से स्पेशली हमने बात करने के लिए जो है ना वो आपको यहाँ पे दावत दी है कि किस तरह से जो आज उनका बर्थडे है आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन को किस तरह से आप मनाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सिटी 41 की पूरी टीम का कि उन्होंने आज यौम इकबाल के हवाले से ये फ़ोरम हमें मुहैया किया है। और ये इनकी टीम का और सारी जो मैनेजमेंट है उनकी खुसूसी ये मोहब्बत है कि हम आज़ादी के जो हीरोज़ हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उनके लिए गाए बगाए हम टाइम निकालते रहते हैं ताकि उनका तारफ़, उनका मिशन, उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो हम नई नस्ल तक पहुंचाते रहें। तो आज 9 नवंबर के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं वो इकबाल का दिन है, और इकबाल का मतलबी अरूज, बुलंदी और इनकलाब है। तो इकबाल की शख्सियत के बहुत सारे हवाले हैं, जिसमें आम तौर पर लोग समझते हैं कि वो शायर थे। तो वो ख़ुद ही ये फरमाते हैं कि मैं शायर तो नहीं हूँ, मैंने शायरी को, अपने पैगाम को लोगों तक आम करने के लिए बतौर ज़रिया इस्तेमाल किया है। और असल उनका मिशन क्या था, बरसगीर के मुसलमानों को बिलखसूस और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बिलअमूम आज़ादी से, हुर्रियत से, खुदी से आगाह करना और एक बड़ी भरपूर और मुतहर्रिक मिल्लत इस्लामिया का क़याम, ये उनका मिशन था। और सरेदस्त हिंदुस्तान में वो सियालकोट में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो हिंदुस्तान था, जब अल्लाह को प्यारे हुए 21 अप्रैल 1938 को, तो तब भी ये हिंदुस्तान ही था। तो उनका फोकस, उनका मतमनज़र बेसिकली हिंदुस्तान के मुसलमान थे। और ये मुसलमान को जो उन्होंने पैगाम दिया वो वाज़ेह तौर पर 30 दिसंबर
1930 में जो उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इलाहाबाद शहर में अपने सदारती खुतबे में जो बात फरमाई थी, उससे इकबाल को समझने में बड़ी सहूलत और आसानी हो जाती है। इकबाल ने अपने सदारती खुतबे में ये फरमाया था कि ये नागज़ीर हो गया है कि हिंदुस्तान की जो दस्तूरी मसाइल हैं उनमें अनरेस्ट है। हमारे स्टूडेंट जानते हैं, देखने वाले जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे दस्तूरी मसाइल थे जिसमें अंग्रेज़ हुकूमत भी परेशान थी। टाइम टू टाइम डेलीगेशन आते थे कि हिंदुस्तान के दस्तूरी मसाइल का हल क्या हो, चूँकि यहाँ दो बड़ी कौमें आबाद थीं, एक हिंदू थे और दूसरे मुसलमान थे। तो इनका ये जंग, दस्तूरी जंग जारी थी और हिंदू समझते थे कि हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हैं और ये सारा मुल्क हमारा है और यहाँ हमारी ही मर्ज़ी चलनी चाहिए और यहाँ राम राज कायम होना चाहिए। जबकि कायद-ए-आज़म की तकरीरों से ये पता चलता है कि आज़ादी की इस तहरीक में हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 10 करोड़ थी जी। तो उस ज़माने में 10 करोड़ की जो आबादी है वो इग्नोरेबल तो नहीं थी। तो मुसलमान ये चाहते थे कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो हिंदुस्तान में। और मैं पहले कई प्रोग्राम में ये तज़किरा कर चुका हूँ कि हिंदुओं का अंग्रेज़ हुकूमत के बाद ये प्लान था, एजेंडा था कि जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो पूरा जो इंतज़ाम हुकूमत है वो हिंदुओं के पास आ जाएगा। तो उन्होंने फिर मुसलमानों के लिए 3 ऑप्शन रखे थे कि या तो वो दोबारा नौज़ुबिल्लाह हिंदू हो जाएं या फिर यहाँ से हिजरत कर जाएं, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो हमारे जो असलाफ थे जिसमें कायद-ए-आज़म और उनके सारे साथी, मुखलिस साथी थे, उनके सामने ये सूरत हाल थी और उसका हल क्या था? वो वेरी सिंपली कि हिंदुस्तान में एक आज़ाद मुस्लिम ममलिकत का क़याम जी। तो अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले, इसीलिए उन्हें मुसव्वरे पाकिस्तान कहते हैं, कि उन्होंने 30 दिसंबर 1930 में इलाहाबाद के मकाम पे बड़े वाज़े अल्फाज में ये इरशाद फरमाया, और मैं उनकी वलायत का भी कायल हूँ कि अपने खुतबे में उन्होंने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में एक इस्लामी रियासत उभर रही है या उसका वजूद जो है वो कायम होने वाला है। और उसके ठीक 17 साल बाद वो अल्लाह पाक ने अपने खुसूसी करम से वो जो रियासत जिसका ख्वाब, जिसका तसव्वुर इकबाल ने 30 दिसंबर 1930 में इलाहाबाद के शहर में देखा था, वो उसकी जो ताबीर थी वो अल्लाह पाक ने मुमकिन कर दिखाई। और आज हम इस आज़ाद ममलकत में आज़ादी से बातें कर रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आपको पता है मसाजिद में जाना एक जुर्म ठहरा है, मुश्किल है जी। वहाँ के मुसलमान सरेआम अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं करते, डरते हैं। और हम जब मसाजिद में जाते हैं, सजदे करते हैं, इबादत करते हैं, तो हमें हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, भाई बहन, वो अच्छा मुसलमान समझते हैं, जबकि वहाँ इस्लामी इबादत करना वो जुर्म ठहरा है। तो ये हमें जो इनायत है अल्लाह के बाद, ये इकबाल की, कायद-ए-आज़म की और उनके साथियों की मरहून मिन्नत है। अगर वो आज़ादी का परचम उस वक्त ना उठाते तो आज हमारी हालत भी नौज़ुबिल्लाह वही होती जो हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि मुसलमान वहाँ का कितना मजबूर है कि अपनी वो दिली ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सिकंदर साहब, यहाँ पे मैं अपने देखने वालों को भी बताना चाहती हूँ कि जैसा कि सारी डिस्कशन में अभी हमने बात की है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, और हम यहाँ पे सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं, जितनी भी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, हर कोई अपने मज़हब को लेके, अपनी इबादत गाहों को लेके आज़ाद है, और वो आज़ादी के साथ जो है वो इबादत कर सकता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी लकी कि हमारे पास जो है ना वो आज़ादी है, और उस आज़ादी की वैल्यू हमें करनी चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब भी आज़ादी की बात होती है अली, तो एज स्टूडेंट भी हम स्कूल में भी जब इस तरह से कोई हमारे पास नेशनल डेज़ आते थे तो वी आर वेरी एक्साइटेड, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे कि अच्छा किस तरह की तकरीबात होंगी और किस तरह से पार्टिसिपेट उसमें करना है। वो सारा एक बड़ा ही, अभी बात कर रहे हैं ना तो मेरे माइंड में वो सारी मेमोरीज़ आ रही हैं। तो अपनी स्कूल लाइफ को, अपनी कॉलेज लाइफ को लेके आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हम इकबाल डे सेलिब्रेट करते थे, वो रुझान आज की जनरेशन में है या नहीं? शुक्रिया पहले तो आपका ज़ीनत। और ये जो मौजू है इकबाल डे के हवाले से, अल्लामा इकबाल को बतौर एक शायर ट्रीट करना, मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़ात के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि वो एक ऐसा विजनरी बंदे थे जिन्होंने एक ख्वाब दिया जी, एक नई जहद बख्शी
और एक कौम तैयार की। और ये एक शायर के बस की बात नहीं होती सिर्फ। तो उनका जो विज़न था, जैसे मेरे मोहतरम सर फरमा चुके हैं कि उनका जो विज़न था वो उनका मैसेज था, वो सोर्स था शायरी उनका एक जी। तो इकबाल को हमने कैसे सेलिब्रेट किया, इकबाल डे को, और आज कैसे किया जा रहा है सेलिब्रेट, ये तो एक चले सेकेंडरी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इससे बढ़कर ये है कि इकबाल का जो पैगाम था, सवाल ये उठता है क्या उस वक्त तक महदूद था, उन लोगों के लिए महदूद था, क्या वो आज भी पैगाम आगे जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक अलमिया यहाँ पर बनता है कि इकबाल के साथ हम वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, जो इकबाल की विजन को हमने आगे लेके चलना था उस तरीके से हम नहीं चल पाए। आज के नौजवान में इकबाल की झलक नज़र नहीं आती है और वो उस तरह से ख़ुद को ट्रीट नहीं कर पाता जिस तरह से इकबाल ने उसको कहा है कि ट्रीट करना है उसने। तो एक आज का, अगर मैं कहूँ कि आज का नौजवान अगर मायूस है तो उसको ज़रूरत है इकबाल को पढ़ने की, क्योंकि इकबाल ने उसको सिर्फ़ एक नौजवान के तौर पर नहीं देखा है, इकबाल ने उसको मुस्तकबिल का ममार देखा है, इकबाल ने उसको आने वाली उम्मत का शाहकार देखा है, सिपा सलार देखा है, उसके हाथ में तमाम मामला देखे हैं। इकबाल ने नौजवान को रोशनास करवाया है कि तुम फ़कत एक आम इंसान नहीं हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, तुमने कई अवामिल सर अंजाम देने हैं, तुमने कई काम करने हैं, तो तुमने ख़ुद को अपने एक माशरे में एक हल्का सा वजूद नहीं समझना है, तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है। और उसको इकबाल ने आगे डील भी किया है। जैसे कि इकबाल का ही शेर है, अगर मैं गलत ना बोलूँ तो, कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वाह वाह। तो आपका जो नौजवान है वो अगर फ़कत ख़ुद की ज़ात पर सोच विचार शुरू कर दे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरे क्या मकासद हैं, मैंने क्या करना है, तो इकबाल के इस शेर के जो तमाम तर मायनी हैं वो उसको समझ आएंगे कि अगर मैं सिर्फ अपने आप को दुरुस्त करना शुरू कर दूं, मैं अपनी ज़ात पर काम करना शुरू कर दूं, मैं अपने आप को लोगों के लिए नफ़ा बख्श बना लूं, मैं अपनी इस्लाह कर लूं, मैं अपने मकासद जांच लूं, तो इकबाल का पैगाम रायगा नहीं जाएगा। हम आज अगर इकबाल की दी हुई आज़ादी को डिस्कस कर रहे हैं तो इकबाल ने जिस लिए हमें आज़ाद करवाया है उसकी डिस्कशन भी ज़रूरी है। बिल्कुल, उसका मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है कि आया क्यों पाकिस्तान वजूद में आया है, तो उसके बाद हम वजूद में आ गए, मेरा मुल्क का क़याम अमल में आ गया, उसके बाद हमने किस तरह से आगे बढ़े हैं। और इकबाल का जो पाकिस्तान था, क्या उससे मुशाबे पाकिस्तान आज वैसा ही है? क्या हम मार्ज़े वजूद में आने के बाद वैसे ही जैसे कि इकबाल ने सोचा था? तो उस इकबाल के उस नौजवान को अगर उस नौजवान से हम मुशाहबत देंगे तो वो बिल्कुल ही हमें उलझा हुआ दिखाई देगा और हमें दिखेगा कि आज का नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो अपने मकसद से गाफिल है, वो मायूसी का शिकार है, उनकी तरजीहात सिर्फ़ और सिर्फ आर्जी कामयाबियां हैं, उनकी तरजीहात में फ़ेम शामिल है, उनकी तरजीहात में नुमाया होना शामिल है, उनकी तरजीहात में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो इकबाल उनको बता के गया है। कि इकबाल ने कहा था कि मुझे मोहब्बत उन नौजवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमल, और वो नौजवान तो हमें कहीं नहीं नज़र आते, हमें टिकटॉक स्टार नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने देख लिया है कि हम जो है ना इंडिविजुअली चीज़ों पे और जो बड़ी गैर अहम तो नहीं कहूँगी, हर किसी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो अपने लिहाज से अपनी लाइफ को चलाएं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने मुल्क के बारे में भी हम सोचें। इनफरादी तौर पर अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन मुल्क के बारे में क्या हम सोच रहे हैं उस तरह से, और क्या आज के माशरे में हमें कोई इकबाल दिखाई देता है या नहीं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज 9 नवंबर इकबाल डे के हवाले से हम स्पेशली बात कर रहे हैं। आज अल्लामा इकबाल का जो है वो बर्थडे है। हम हर साल जब हमारे घरों में हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर की सालगिरह होती है तो उसे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, एक ट्रेंड बन गया है और हर साल हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से जो है उसे सेलिब्रेट करें। लेकिन हमारे जितने भी नेशनल हीरोज़ हैं उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके हवाले से ये सिर्फ एक दिन नहीं है कि हमने सेलिब्रेट किया और फिर से भूल गए पूरा साल। उनका क्या विज़न था, उसके पीछे क्या मकसद था, उसको समझना, उसको जानना और अपनी लाइफ में आगे लेके चलना स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस वक्त भी मुझे याद है कि जो उस वक्त का मुसलमान था वो तारीख़ी में वो मायूसी में डूबा हुआ था और इसे इकबाल की शायरी ने जो है वो बेदार किया। आज भी हमें बेदारी की ज़रूरत है। ग़ुलामी सिर्फ वो नहीं है कि जो हम पे दूसरे लोग आके जो है वो काबिज़ हो जाएं और गलबा पा जाएं।
मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी सोच को हमें आज़ाद करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने विज़न को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम पाकिस्तान को एक बेहतर डायरेक्शन में लेके जा सकें। और क्या आज के माशरे में हमारे पास जो है वो इकबाल मौजूद हैं, या आज का इकबाल क्या कहता है, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। सर मैं आप पे आऊँगी, आपसे पूछूँगी कि जिस तरह के आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हर बंदा किसी न किसी ग़ुलामी में अगर देखें, बज़ाहिर तो हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें अपनी सोच को बेदार करने की, अपने लिए जो है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हम गलत देखते हैं लेकिन हम उस पर आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमें डर है, खौफ है, या कहीं कुछ मजबूरी भी हम कह सकते हैं। तो आज का इकबाल क्या कहता है? जी मैडम, हम इकबाल की ज़िंदगी को अगर दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक उनका मिशन ये है कि हसूल पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान का नाम उनके सामने इतना वाज़े नहीं था, लेकिन मकसद उनका यही था कि हिंदुस्तान में एक इस्लामी रियासत का क़याम। एक उनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि जब ये बन जाएगी रियासत तो फिर हमें क्या करना है। वो जिस तरह हमारे यंग दोस्त ने बातें बहुत अच्छी की हैं कि वो जब ये कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। क्या अब ये वो हिस्सा था जब हमने बना लिया, ये रियासत बना ली। तो आपके सवाल का जवाब तो यही है कि अगर हम हक़ पे चलते या अपने असलाफ़ की नसीहतों पे अमल करते तो हमें किसी ग़ुलामी का, किसी डर का, चाहे वो इनर फियर होता या आउटवर्ड फियर होता, उसका डर होना नहीं था। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इस्लाम की अगर हिस्ट्री पे हम नज़र दौड़ाएँ तो अम्बिया का, सहाबा का जो किरदार था वो बड़ा वाज़ेह था और निडर था जी। तो जो आप बात कर रही हैं ये मुझे भी ये पिंच करती है कि हम इकबाल के शाहीन तो नहीं बन सके, और पता नहीं अनदीदे ना देखे इतने खौफ हमारे ऊपर तारी हो गए हैं। तो उसकी वजह मुझे तो यही समझ आती है कि हमें कुरान और सुन्नत पे चलना चाहिए था, कायद आज़म के अक़वाल पे चलना चाहिए था, और इकबाल ने शायरी की सूरत में जो हमें खूबसूरत नसीहतें की हैं उन पे चलना चाहिए था। तो हमें खौफ नामी तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए थी दुनिया में। चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मुसलमान जैसे तैसे भी हैं, लेकिन इनका जो तुर्रा इम्तियाज़ है ना वो खुदा खौफी है, उसके अलावा कोई खौफ नहीं है, और ये सच है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो यही है कि हम अब इकबाल की हम बात करें असातिज़ा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने उस ज़माने में नहायत जो आला तालीम थी वो हासिल की शुरू में। अब ये हमारे तलबा को, हमारे नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि इकबाल का तर्ज़ अमल क्या था कि उन्होंने लाहौर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ ज़ाहिर है उस ज़माने में आला तरीन इदारा था, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए, म्यूनिख यूनिवर्सिटी में चले गए, उस ज़माने में PhD। तो ये अगर तर्ज़ अमल है हमारा नौजवान जब तालीम के मरहले में है तो वो इकबाल को फॉलो करता जाएगा, उसे किसी किस्म का डर की ज़रूरत नहीं। अच्छा, शुरू में इकबाल ने कोई 1899 में एक किताब लिखी। अब देखें जिस तरह हमारे नौजवान ने बताया हमें कि इतने उनकी ज़ात के पहलू थे कि शुरू में अपनी अर्ली लाइफ में उन्होंने जो नसरी किताब लिखी, बहुत सारे हमारे नौजवानों को पता नहीं है कि वो कहते शायरी की किताबें, उनकी नसरी प्रोज़ बुक भी थी, इल्मुल इक्तिसाद। तो अब देखें मुआशी मसाइल का हल सबसे पहले उन्होंने पेश किया, फिर ये सारा सिलसिला करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इकबाल को हम पढ़ें, उस पर थोड़ा बहुत गौर व फिक्र करें तो हमें बहुत सारे जो डर हैं, खौफ हैं, वो दूर हो जाएंगे, और इस नीयत से पढ़ें कि हमने उसके ऊपर अमल भी करना है। अब देखें ईरान है, बहुत पुरानी तहजीब है, जर्मन है, बहुत अंग्रेज़ हैं, यूरोप है, इकबाल पे अब भी स्टडी हो रही है, अब वहाँ अभी भी चेयर्स बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके कलाम में इंसानियत की फलाह है, बेहतरी है, और बड़ा दूररस मैसेज है। और हमारा चूँकि अपना इकबाल है तो हम जिस तरह इन्होंने कहा है कि मादी, छोटे छोटे मादी फ़ायदों के लिए हम जो है ना ये सिलसिले कर रहे हैं, हमें तो
उम्मत मुसलमा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रहनुमाई करनी थी। अगर हम इकबाल के मैसेज को लेके चलते तो ये जो दूरी हो गई है इकबाल से, और जो हमने समझ लिया है कि हम ओवरनाइट दौलत हासिल कर लें, फेम हासिल कर लें, और छोटे छोटे ये जो शॉर्ट टर्म के मकासद है ना, ये नहीं होने चाहिए थे। आप देखें उन्होंने जब वो 1908 में बैरिस्टर भी बन गए, PhD भी उन्होंने कर ली, वापस आए तो उन्होंने जो रूटीन में वकालत शुरू की, और वकालत भी वो अली बख्श चौधरी और उनके जो सेक्रेटरी थे जिसे मुंशी हम कहते हैं तारुद्दीन साहब, वो कहते हैं कि 1 महीने में, ये भी आपके सवाल का जवाब है कि अलामा साहब 1 महीने में ना कोई 500 के केसेस लड़ते थे। अब शुरू में महीने की पहली दूसरी तारीख में अगर उनके पास 500 के केसेस आ गए तो वो फिर और केस पकड़ते नहीं थे। एक कॉन्टेंटमेंट थी, कनात थी, उसी को हम अपना लें। और देखें उनका अल्लाह पाक ने कैसा बेहतरीन गुजारा किया। हम मारा मारी में डे नाइट ये इन सिलसिले में, तो एक लाइन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक लाइन हम पकड़ लें कि जिस लाइन पे, जिस राह पे इकबाल चले थे, तो अगर हम भी चलना शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है उसमें। बिल्कुल सर, आपने बात की कि जैसे कि हमारे मशरिक शायर हैं, उन्होंने जो शायरी की है वो शायरी नहीं, एक मैसेज, एक पैगाम है। तो वो खुदी की बड़ी बात करते थे अपनी शायरी में। तो खुदी का क्या मतलब, क्या मकसद है, क्या देखने वालों को आप क्या समझाना चाहते हैं कि इकबाल का खुदी के साथ जो ताल्लुक़, जो रिश्ता उनकी शायरी में था, उसके पीछे का पैगाम, मकसद क्या है? जी मैडम, ये बहुत ज़्यादा हम उर्दू में ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं खुदी, और इस तरह लगता है कि खुदी और इकबाल जो हैं, या शाहीन और इकबाल, ये लाज़िम व मलज़ूम हो गए हैं। तो अंग्रेज़ी में हम इसे ईगो कहते हैं या सेल्फ़ एस्टीम कहते हैं। अब वो कहते हैं कि खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो आम जो असातिज़ा हैं या तलबा हैं वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये खुदी पता नहीं क्या चीज़ है, और फिर हमने अजीब अजीब उसके आगे, चूँकि समझ हमें नहीं होती तो बना लेते हैं, मीम्स भी बना लेते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा। अच्छा, अब बेसिकली ये जो वर्ड है ना खुदी जी, ये ईगो हो जाता है उस प्राइड में, गुरूर में, तकब्बर में। ये खुदी वो है जिसमें इकबाल कहता है कि बंदा अपने आप को पहचाने और बंदे का मकाम क्या है वो पहचाने, और गैर ज़रूरी तौर पर किसी की ग़ुलामी ना करे। अब देखें वो एक बच्चे को भी खुदी का कह रहे हैं, और बच्चे के अंदर जो सेल्फ एस्टीम है वो कायम रहनी चाहिए, लेकिन वो वालिदैन का बहुत ज़्यादा मुअद्दब हो। इस खुदी का ये मतलब नहीं है कि वो मगरूर हो जाए और किसी को खातर में ना लाए, नहीं, वो अपने जो, जिसे हम देखें अंग्रेज़ भी हम कहते हैं कि ये जो इंसान है ना, ये क्राउन ऑफ क्रिएचर है, यानी अशरफुल मखलूक़ात। तो बच्चा है, बड़ा है, वो अपने वक़ार को, अपने मकाम को पहचाने, और जो उसके फ़राइज़ हैं उनकी अंजाम दही इस लिहाज से करे कि उसकी सेल्फ़ एस्टीम जो है वो हर्ट ना हो। बिल्कुल। और जो मरातब हैं, जो इज़्ज़त एहतराम है, जो दीद लिहाज है, वो पूरा पूरा रखे। अब देखें सर, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इकबाल की शायरी में जो छुपे हुए पैगामात हैं वो आज भी किस तरह से हमारी रूह को जो है वो बेदार कर सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं इकबाल डे के हवाले से कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने किस तरह से उस टाइम के नौजवानों में जो है वो आज़ादी की, बेदारी की एक रूप फूंकती थी, और उसके बाद जो आज़ादी की तहरीकें चली उसमें उनके जो कहे हुए, लिखे हुए जो उनकी शायरी थी, उनके लिखे हुए जो कलाम थे, वो किस तरह से हमारे अंदर जो है वो एक जोश, वलवला बढ़ाते रहे। और उसी की मरहून मिन्नत आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान हमारे पास है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जितनी भी अक़लियतें हैं, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, सब एक माशरे का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान में बिल्कुल हम एक कौम की तरह यकजा हैं। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है तो हम जो है वो एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि रूटीन में भी, जब हमारे हालात जैसे आजकल चल रहे हैं, उसमें भी हमें मुत्तहिद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितनी भी हमारे लिए इकबाल ने शायरी कही है उसको पढ़ें, दोबारा से अपनी रूह को ज़रा ताज़ा करें, अपनी सोच को जो है वो फिर से थोड़ा बेदार करने की, थोड़ा सा जो है वो हमें अलग नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतरी कर सकें और तरक्की की राह पे पाकिस्तान को लेके चल सकें। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि मुल्क बहुत ही बेहतर हाथों में हो, और जो मुल्क की तरक्की है वो हम दिन दुगनी रात चौगनी देखें। और बस क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, बस इस आज़ादी की कदर कीजिए जो कि बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमें मिला है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अली, हम बात कर रहे हैं आज क्योंकि इकबाल डे के हवाले से, जैसे कि सर ने बहुत ही मतलब तफसील से बताया कि आज का इकबाल क्या कहते हैं, कि हमें किस नज़रिए को लेकर हमें अपनी थोड़ी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो जैसे स्पेशली नौजवान नस्ल है, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बात करी कि आज हम देखते हैं कि लोग मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के दीगर जो ममालिक है वहाँ पर जा रहे हैं, अपने कैरियर को सोच रहे हैं। हम सिर्फ क्या मतलब ये ख़ुद गर्जी है कि सिर्फ ख़ुद के बारे में सोच रहे हैं, अपने मुल्क को जब एक मुश्किल दौर से वो गुजर रहा है उसे छोड़ के जा रहे हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे जो है इकबाल के कही हुई शायरी को या उनके दिए हुए मैसेज को पढ़ना और उसके मुताबिक अपना जो नज़रिया है उसे बदलना। ज़ीनत, ये आज के दौर के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। जैसे सर ने बात की है कि खुदी और ईगो के दरमियान, खुदगर्जी के दरमियान में एक छोटा सा पॉइंट है, वो छोटा सा पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो खुदगर्जी में बदल जाती है जी। और वो पॉइंट ऊपर से नीचे आ जाए तो खुदगर्जी खुदी में आ जाती है। तो खुदी को पहचानना इस दौर में, अगर कोई मतलब कि छोड़ तो हम इसीलिए रहे हैं ना कि जी हमें मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा अर्ज़ पाक में, हमें लग रहा है कि यहाँ पे कारोबार के मौके नहीं है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर तालीमी मौके कम होते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि अगर मैं पढ़ाई करने के बाद इस मुल्क में रहता हूँ तो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मादी चीज़ों से बाहर आकर सिर्फ इसी दुनिया को फोकस ना किया जाए, सिर्फ इन चंद सालों को जो हमने इस दुनिया में गुजारने हैं उनको ही फोकस ना किया जाए। हमारी मुकम्मल तरजीहात होनी चाहिए कि आया जो मैंने दुनिया में वक्त गुजारा है, क्या वो मैंने सही वक्त गुजारा है, क्या वो मेरा वक्त जो था वो बामकसद गुजरा है, क्या मैं किसी के लिए कुछ करके आया हूँ या नहीं करके आया हूँ। देखें, इकबाल ने मायूस नौजवान को क्या निकालना था, इकबाल ने उस मायूस नौजवान को निकाला जो पाकिस्तान बनाने का फाउंडर बना। मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना पर एक स्टेज आई जब वो मुल्क छोड़ गए, चले गए थे, और उनको दोबारा कायल किस शख्सियत ने किया? वो इकबाल ही थे जिन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत है, आपने ये चीज़ें करनी हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करोगे और मुझे आप में वो पोटेंशियल नज़र आता है और आप ये कर सकते हो। और तारीख़ ने बताया, तारीख़ ने लिखा कि एक नौजवान जो मायूसी का शिकार होकर गया, जिसने देखा कि ये लोग मकार हैं, ये फ़लाँ हैं, ये दगाबाजी करते हैं, ये हमारे साथ क्लियर नहीं चल रहे हैं, तो वही नौजवान इस मुमलिकत खुदादाद का बानी बना और इस मुमलिकत खुदादाद को बनाने वाला बना। इकबाल को अब मसला ये आता है, इकबाल को सेलिब्रेट ही नहीं करना आया हमें इतने 76-78 सालों में, हम इकबाल को सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए कि इकबाल को हमने मनाना कैसे है। इकबाल डे पर छुट्टी दे देना मकसद नहीं होना चाहिए हमारा। और छुट्टी के बाद क्या किया जाता है, क्या तरजीहात होती हैं हमारी? वो नौजवान क्या डॉक्यूमेंट्री लगाता है घर में जाके, या वो जो टीचर है वो सारा दिन घर में बैठ के इकबाल को सुनता है? क्या करते हैं? उसकी निस्बत आप अपने स्कूल कॉलेजेस में नो डाउट हम करते हैं, एहतमाम करते हैं। क्या उस सतह पे करते हैं जिस सतह पर इकबाल मुस्तहिक है, जिस कदर का इकबाल मुस्तहिक है उस सतह पे किया जाता है? आप बहुत सारे ऐसे डेज़ हैं जिनको आप नेशनल सतह पर मनाते हैं और वो तकरीबात 12-12 घंटे 8-8 घंटे लाइव जाती हैं, बराह रास्त जाती हैं। क्या इकबाल आपका 5 घंटे भी मुस्तहिक नहीं है लाइव जाने का? तो ये वो चीज़ें हैं कि आप जब मुवाजना करते हैं, इकबाल डे आप सरकारी सतह पर इस तरह से मनाएं,
आप बुलाएं सबको, आप पार्लियामेंट हाउस में बुलाएं, आप कोई और जगह मुकर्रर करें। आप ईवान इकबाल में तकरीरें करवा कर ये इकबाल डे मनाने का कौन सा तरीका हुआ? आपने इकबाल की शायरी याद करवाने का मकसद नहीं है। इकबाल शायरी से हटकर एक कुल कायनात है जिसका वजूद है, आप उसको समझें, उसको जांचें, उसको परखें और फिर खुद उस पर उतरने की कोशिश करें, तो आपके ये तमाम तर मामला आपको हल होते दिखाई देंगे। ये जो आर्जी परेशानियां हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, इकबाल आपको विजन देता है, इस कदर बड़ा विजन देता है कि आप इन चीज़ों को छोटा समझने लगते हैं। मुश्किल तब पेश आती है जब हम किसी चीज़ को खुद पर हावी करते हैं, हम उसको आर्जी नहीं लेते, हम उसको अपना मुस्तकिल हिस्सा बना देते हैं। अगर यही हम जब 9 नवंबर को यही हमारी कोई 5 से 6 घंटे की लाइव नशरियात जाएं, जैसे कि हम 41 अपनी सतह पे कर रहे हैं, ये नशर हो रही हैं, बराह रास्त जा रही हैं। अली, जिस तरह से ये सारी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आज बता देना कि आज 9 नवंबर है और इकबाल डे है, और उसका इसका मकसद ये है कि हर साल 9 नवंबर को लेके एटलीस्ट नेक्स्ट 9 नवंबर तक हम कोई विजन को सेट करें और उसको फॉलो करें, ताकि हमें पता हो कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर कर रहे हैं, ख़ुद के लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर कर रहे हैं। जैसे अगर सर शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो इकबाल का फैसलाबाद से क्या ताल्लुक़ है? जी, बहुत अच्छी ये गुफ्तगू चल रही है, और मैं भी इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर 9 नवंबर से नेक्स्ट 9 नवंबर तक हम कोई प्रैक्टिकली देखें, जिस तरह हमारे नौजवान बात कर रहे हैं कि किसने इकबाल को कितना पढ़ा है जी, ये इस तरह के कोई बेंचमार्क हम सेट करें कि कितनी उसने बुक्स पढ़ी हैं और अपने अंदर क्या तब्दीली, तो आइंदा साल उसको ये रिकैप भी हम करें, कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि इकबाल के मैसेज को, तो नौजवानों में ये जो किताब बीनी है इसको आम करें, और ये बड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो हमारे हाथ से हालात निकल रहे हैं, जैसे ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मैडम फैसलाबाद से इकबाल का बहुत प्यारा ताल्लुक़ है। आपको पता है ग्रेट नुसरत फ़तेह अली साहब, दुनिया में मौसीकी का जब भी नाम आएगा तो नुसरत फ़तेह अली का नाम आएगा। उनके वालिद जो उनसे भी महान गायक थे फ़तेह अली, उनके बारे में इकबाल ने ये फरमाया था, और ये हमारे फैसलाबादियों के लिए बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि फ़ख्र का मकाम है कि इकबाल ने फरमाया कि मेरी जो शायरी थी वो स्कूलों, कॉलेजों या किताबों तक थी, फ़तेह अली ने मेरी शायरी को आम लोगों तक, गली मोहल्ले तक आम कर दिया है। मैं फ़तेह अली का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अगर फ़तेह अली मेरा मैसेज लेके इस तरह मौसर अंदाज से, और आपको पता ही है पहले हम बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं कि फ़तेह अली कवाली में वो नाम था कि यहाँ उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां ये जंग बाज़ार में कवाली सीखने के लिए आते थे। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां, जिनको इंडिया ने पद्म भूषण दिया था, और उन्होंने जो मुग़ल आज़म फ़िल्म थी, मोहम्मद रफ़ी को, लता को 500 रुपया मिला था एक गाने का, और उन्हें एक गाने का 25,000 दिया गया था उस टाइम पे। वो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां जो लायलपुर आते थे कवाली सीखने के लिए फ़तेह अली ख़ां से, तो फ़तेह अली ख़ां को इकबाल ने ये कहा था कि मेरी शायरी को अगर आम लोगों तक रसाई हुई है तो वो फ़तेह अली ख़ां की कवाली की सूरत है। दूसरी मैडम, हमारे लायलपुर से फैसलाबाद से जो ताल्लुक़ है वो अली बख्श चौधरी है, जो इकबाल के ज़ाती मुलाज़म थे। ज़ाती मुलाज़म क्या थे, वो तो उनके बेटों की तरह थे। जो राज व नियाज़ अली बख्श चौधरी के साथ था वो शायद इकबाल का डॉक्टर जावेद के साथ भी नहीं था। तो आखिरी जो उनका वक्त था 21 अप्रैल 1938, ये जुमेरात का दिन था जी। और सुबह कोई गालबन 5:14 पे इकबाल जो हैं वो हमसे जुदा हुए, और उस वक्त उनका जो सर था वो अली बख्श चौधरी की गोद में था। और अली बख्श चौधरी जो हैं वो फैसलाबाद झुमरा में असूदा खाक हैं। उनकी 1969 में यहाँ वफ़ात हुई थी, और उनकी कब्र जो है फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा में कब्रिस्तान में अभी भी है। तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इकबाल ने जिस हस्ती के गोद में अपना सर रख के अपने खालिक़ हकीकी की जानब उनकी रूह जो परवाज़ की, तो उनके करीब जो उस वक्त थे, अब डॉक्टर जावेद इकबाल ख़ुद लिखते हैं कि मैं और बाजी मुनीरा सोए हुए थे और हमें नहीं पता कि कब उनके आखिरी सांस उन्होंने ली,
तो ये जो शर्फ है, और बहुत सारी बातें अली बख्श चौधरी के साथ मुंसलिक हैं। सारी बात है, उनके मुलाजिम एक ऐसा होता है जिनके साथ आपका बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहता है, और आपका जो उनके साथ वाबस्तगी होती है वो अलग तरह की होती है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और इकबाल के हवाले से इतनी जो है वो तफसीली गुफ्तगू की। अली आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बस आज के जो नौजवान हैं उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपनी ज़ात से निकल कर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सोचें। इकबाल ने जो हमें पैगाम दिया उस पैगाम को दोबारा से पढ़िए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, तन्हाई में बैठिए और सोचिए कि हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं। वो मुल्क जिसे इस्लामी रियासत बना के हमारे ही लिए जो है वो वजूद में लाया गया ताकि हम एक खुली फ़िज़ा में, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें और आज़ादी की वो जो नेमत है, वो जो फ़िज़ा है, वो जो उसका एहसास है, उसे महसूस कर सकें। क्या हम उसका हक़ अदा कर रहे हैं या नहीं, और हमारे नेशनल हीरोज़ का कितना अहम किरदार इसमें रहा है। तो एक बार फिर से सोचिए, और आज जब भी आप इकबाल डे सेलिब्रेट करें तो अपने बच्चों को बैठकर इस दिन की अहमियत और हमारे नेशनल हीरोज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हम शहर फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो कपड़े की बहुत बड़ी जो सनत है वो फैसलाबाद से मंसूब है। यहाँ पे तरह तरह का कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। लेकिन कपड़े की जब हम बात करते हैं, फैब्रिक की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री के मसाइल बहुत सारे हमारे सामने आते हैं जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं ताकि उन मसाइल को जो है वो हाईलाइट किया जा सके, ताकि उनका हल जो है उसको हम जो जल्द से जल्द उसका जो हल है वो आपके लिए लेकर आएँ। क्योंकि जितने भी लोग सनत से या इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका रोज़गार इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें, अपने लेबर की हम बात करते हैं, हम अपने मज़दूर की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम मालिकान को भी देखें, कारोबारी हजरात को भी देखें, तो उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें हर रोज़ दिखाई देते हैं। और फैसलाबाद तो स्पेशली जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे दूसरे शहरों से भी लोग आकर अपना रोज़गार कमाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री जो है वो बड़ी मांद पड़ गई है। तो इंडस्ट्री का पहिया किस तरह से दोबारा चल सकता है और कौन से मसाइल हैं जिन पे जो है वो उनके हल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन मसाइल को जो है हाईलाइट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फ़ारूक यूसुफ हैं, साबिक सीनियर नायब सदर FCCI। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? जी फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, आपने हमारे और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। और इंडस्ट्री के अगर हालात की बात करें तो किस तरह की सूरत हाल मौजूदा दौर में चल रही है, कौन से ऐसे मसाइल हैं, स्पेशली अगर हम एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात कर लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, तो बहुत सारे मसाइल हम जो है वो रूटीन में देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन से मसाइल से इंडस्ट्री इस टाइम दो चार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। और इस वक्त जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है, जो स्पेसिफिक टेक्सटाइल सेक्टर है, एक्चुअली इस वक्त तो हमारे कॉमन इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले तो इस मुल्क में इस वक्त एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है किसी भी बिज़नेस के लिए। इसी तरह से जब हम एम्ब्रॉयडरी को ले लेंगे या टेक्सटाइल सेक्टर की पावर लूम्स को ले लेंगे, तो वो भी इसी ही पराये में आके इस सिनेरियो में फिस रहे हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि जब डॉलर की फ्लैक्चुएशन जो होती है वो किसी जगह पे आपको सस्टेन नहीं कर रही। आज डॉलर 250 का है, फिर 60 का है, फिर 70 का है, फिर आपका नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब वो एक जगह पे सस्टेन नहीं करती, तो कोई भी बिज़नेसमैन जो है उसके लिए एस्टिमेट करना कि आपने फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेने हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। और इसके बाद हमेशा की तरह हमेशा हमने बात की है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी है, आए रोज़ उसके रेट बढ़ रहे हैं। अभी आप देखें तो जो कमर्शियल मीटर्स हैं या इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं उस पर 60 रुपये के हिसाब से 60 रुपये पर यूनिट जो है आपको बिजली कॉस्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी जी। ये फिर इम्पेक्ट पड़ता है आपकी ख़ाम माल पे। आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें मोर देन 70% हम जो रॉ मटेरियल है वो
इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। जब वो इंपोर्ट हो रहा है तो डॉलर की फ्लक्चुएशन उस पर असरअंदाज होती है। डॉलर जब बढ़ता है तो आपका रॉ मटेरियल महंगा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, फिर ये सब चीज़ें जो मिल जाती हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है ये बढ़ जाती है। हाँ जी। आप compete नहीं कर पाते। जब आपने अगर किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तब भी आप compete नहीं कर पाते। अपने जो आपके इलाकाई कंपटीटर हैं वहाँ पे बिजली सस्ती है, वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, फिर ये सब चीज़ें मिलके जो है आपके काम को मुतासर करती हैं। बहरहाल हमने हुकाम बाला से ये इल्तिजा भी की है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है इनके रेट कम होने चाहिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो स्पेसिफ़िकली आप ऐसे सेक्टर्स को ले लें जो कि बिल्कुल इस वक्त बंद होने के दहाने पे हैं, उनको ऐसा रिलीफ दे दिया जाए, कोई सब्सिडी दे दी जाए वो बिजली पे स्पेसिफिकली, ताकि वो जो है कि अपना प्रॉपर रोज़गार जो है वो चला सकें। क्योंकि जैसे आपने एनर्जी की बात की है कि हमें जो है एनर्जी क्राइसिस का बड़ा सामना करना पड़ा। सारी बात है कि जब हमारे पास बिजली की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग का हमें सामना करना पड़ता है तो हमारी मशीनरी रुक जाती है। जहाँ लोग जिद्दतों की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज़ को भी देखा जाए तो लोग मैन पावर को कम करके ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बजाय जो है वो मशीनरी इक्विपमेंट उनमें उसको अपग्रेड किया जाता, बजाय जो हमारे पास सहूलियत मौजूद थी वो भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मशीनें बंद होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब एनर्जी के इतने ज़्यादा हमारे पास क्राइसिस हैं, हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पर असर आता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मशीनरी है हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है उसको कितना बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम अपना जो घंटों का काम है उसे कम वक्त में किया जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है और बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है। एक्चुअली इस सेकंड पार्ट मैं समझता हूँ, पहले मैंने आपसे बात की है कि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है वो किन मसाइल का शिकार है। अब ये जो पार्ट है ये देखें, जो इम्पोर्टर्स हैं जो आपकी टेक्सटाइल मशीनरी, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आज से अगर हम 5 साल पीछे की बात ले लें तो डॉलर 110 के करीब, 107 के करीब, इसके करीब घूम रहा था। मैं स्पेसिफिकली बात करूं अगर एम्ब्रॉयडरी मशीन की तो वो हमें कॉस्ट करती थी 4 मिलियन के करीब। आज वही मशीन जो है वो 10 मिलियन के करीब चले गई। अब ये एक तो हर जो आपका क्लाइंट है उसकी रेंज से बाहर चलेगी। हाँ जी। फिर क्या होता है कि जब ये कदगंद लगती हैं फिर बहुत सारे ऐसे हिडन बैरियर्स आप लगा देते हैं। आपको पता है पीछे बैंक्स जो हैं वो एलसी नहीं ओपन कर रहे थे, आपको इंपोर्ट में बहुत सारे मसाइल थे, आपके पास डॉलर नहीं थे कि आप जो है कि वो इंपोर्ट करें, बैंक अलाउ नहीं कर रहा था, स्टेट बैंक ने बहुत सारी कदगंद लगाई हुई थी। फिर इसमें थोड़ा सा अगर इसमें आसानी पैदा की गई तो फिर भी उसमें ऐसी कंडीशंस लगा दी गई कि जिसके लिए इंपोर्ट करना आसान नहीं रह गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे वो इंपोर्ट छोड़ गए। अब इसका लॉस क्या हुआ, जो आपने बात की कि जो आपने इनोवेशन, जो क्रिएटिविटी, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी थी अपने मुल्क में, इंपोर्ट होनी थी वो मशीनें। देखें, जो चीज़ आपके मुल्क में नहीं बन रही उसको आप इंपोर्ट से नहीं रोक सकते, ना रोकना चाहिए। होता क्या है कि जब वो आप कोई लेटेस्ट मशीनरी ला के इंस्टॉल करेंगे तो आप फिर ही compete कर पाएंगे अपने इलाकाई जो कंपटीटर हैं, बांग्लादेश से, इंडिया से, वियतनाम से, श्रीलंका से। ये सब हमसे जो एक्सपोर्ट में आगे जा चुके हैं, इनकी एक्सपोर्ट हमसे कई गुना बढ़ गई है। तो हम पीछे हैं क्योंकि हम वो क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे। आज भी हम उन्हीं प्रोडक्शन पे हैं, उन्हीं पुरानी मशीनों पे हैं। और दूसरा सबसे बढ़ के आप ये देखें कि इसमें एक और चीज़ आ जाती है, चले मशीनरी तो आप नहीं इंपोर्ट कर पा रहे, वो क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट कर पा रहे। आप जैसे कह रही थी कि अभी मैन पावर की आपने बात की। देखें, अगर आपके पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो दुनिया के पास है, आप उससे compete नहीं कर पा रहे, फिर हमें एटलीस्ट ये चाहिए कि जो हमारे पास लेबर है वो इतनी स्किल्ड होनी चाहिए कि वो
आप ये देखें कि अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें, वहाँ की लेबर स्किल्ड है, तो वो अगर विद इन 8 आवर जो प्रोडक्शन वो दे रहे हैं, हम उसको 16 आवर में ले रहे हैं। यानी कि हम प्रोडक्शन में भी उनसे इस सेंस में पीछे है कि हमारी लेबर वो उस तरह स्किल्ड नहीं है। तो वो एटलीस्ट हमें फिर इन प्रोडक्शन हमारे पास स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। उसके लिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट का तावन चाहिए। जो अदारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे इसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और फैसिलिटेशन देनी चाहिए। और सब ये है कि आपको जो रियल स्टेक होल्डर हैं उनके डिस्कशन करनी चाहिए कि कहाँ पे मसाइल हैं इनका है, क्योंकि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है इंडस्ट्री। अगर हमारी इंडस्ट्री जो है वो उस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट फिर क्रिएट नहीं होगी। अल्टीमेटली जिस मुल्क की एक्सपोर्ट में वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। कब तक वो IMF से कर्ज़ा लेके अपने सिस्टम को चलाएंगे? ये चीज़ें कभी भी स्टे नहीं कर सकती, कभी लॉन्ग टर्म। ये इसी तरह से ही है कि आप आज भूखे हैं तो एक अपने हमसाए से खाना ले लिया, दूसरे दिन उससे ले लिया, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं चल सकता। हमें IMF से जान छुड़ानी होगी और हमें SSO और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। ये इसका वाहद हल है कि हमें, और अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है को चाहिए कि वो रियल स्टेक होल्डर के साथ बैठे और ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जिससे इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बढ़े। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह की कमी नहीं है, हर चीज़ हो सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस कोशिश जस्ट करने हमें की, पॉलिसियाँ बनानी। बिल्कुल कोशिश करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा है ना कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो आई बिलीव कि हम सबका जो है ना, वैसे भी हमारा दीन भी यही कहता है कि आपको कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जिसके लिए आप कोशिश करते, कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से आपने प्रोडक्शन की बात की है, सारी बात है प्रोडक्शन के कम होने से मार्केट में जो है वो कपड़ा, जो छोटा ताजर है उसका कारोबार भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि सारी बात है कपड़ा एक तो प्रोडक्शन कम हो रही है, फिर उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। महंगाई ने बहुत ज़्यादा जो है, अगर हम ताजर तबके की बात करते हैं तो कोई ऐसा भी है जो बहुत ही छोटे सेटअप अपना चला रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो स्टेक होल्डर्स का और गवर्नमेंट का एक फोरम पे बैठ के बात करना इन तमाम हालात में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बंदा जो एक छोटा सा स्टॉक उठा के मार्केट से और अपना जो है वो घर चला रहा है वो भी अच्छे से चलाए, और एक मज़दूर जो किसी भी बड़ी कंपनी में या किसी बड़ी मिल में जो है वो काम कर रहा है उसको स्किल्ड किस तरह से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखें ये एक चेन है, एक नेटवर्क है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लो एंड पे हमारा बिज़नेस लोग कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इससे ज़रूर मुतासर होते हैं। जब आपकी इंडस्ट्री जो है उस तरह से नहीं चल रही होती, आपकी प्रोडक्शनें कम होती हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो महंगी होती है, अल्टीमेटली आपका एंड जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है वो आम रूटीन से महंगी होती है। वो इसी तरह जब आपकी होलसेलर को जाती है, होलसेलर से रिटेल तक पहुंचती है, वो रिटेलर जब उसका रेट निकालता है, तो जैसे मैंने अभी एक मशीन की आपसे बात की थी, इसी तरह अगर हम कोई भी लेडीज सूट ले लें, जेंट्स सूट ले लें, अगर हम स्पेसिफिकली अगर कपड़े की ही बात कर रहे हैं, वैसे तो आप अगर देखें तो जो महंगाई हुई है, आप किसी चीज़ को उठा के देख लें, वो किसी कंज्यूमर आइटम को देख लें, आप फूड को देख लें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जो आज से साल पहले वहाँ खड़ी थी तो आज भी वो वहीं पे खड़ी हो। लेकिन चलें हम स्पेसिफिकली कपड़े की अगर बात कर रहे हैं, तो एक अगर सूट था वो अगर 2000 तक का था, आज वो 4000 का है। तो अल्टीमेटली बाइंग पावर तो आपके पास नहीं है। वो बाइंग पावर इसलिए भी नहीं है, आपकी जो सैलरीज़ हैं वो वहीं पे हैं। इंडस्ट्री इस काबिल ही नहीं है कि वो इस महंगाई को देखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ा सके। इट्स नॉट पॉसिबल। जब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले काम नहीं है, उनकी प्रोडक्शन नहीं है, कभी बिजली की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल रही, कभी रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा, प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहा, मशीनें बंद पड़ी हैं, तो अल्टीमेटली एंड यूज़र को वही जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइम मिल रही है, तो उसकी भी बाइंग पावर नहीं है। तो ये एक चेन है जो पूरी चेन मुतासर होती है। बिल्कुल ठीक है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर के साथ बैठना होगा, इंडस्ट्री को हमें चलाना होगा,
तब आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो फिर जो आपका होलसेलर है, रिटेलर है और एंड यूज़र को भी फिर वो जो प्रोडक्ट जो है वो मुनासिब रेट में मिलेगी, उसकी बाइंग पावर में मिलेगी। तो फिर ये एक चेन है जो प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से वो चलेगी। बिल्कुल, क्यों ना हम कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे हम बड़ी इंडस्ट्री की बात कर लें या छोटे हमारे यहाँ जो ताजर हैं, जो छोटी-छोटी शॉप्स के ज़रिए लेकिन अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब हमारी प्रोडक्शन कम होती है और इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर होती है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या किसी भी शोबे की हम बात ले लें, तो वहाँ पे जो निचला तबका है वो भी उसी तरह से इफ़ेक्ट होता है जितना कि हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं। और क्या-क्या हमारी इंडस्ट्री को मसाइल दरपेश हैं, इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं शहर फैसलाबाद की, शहर फैसलाबाद से जुड़े हुए कारोबार की, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही है। मिलें हम देख रहे हैं रोज़ ब रोज़ जो है वो बंद होने की जो है वो नीच पे पहुंच गई हैं। और जिस तरह से हर गुजरते वक्त के साथ साथ हमारा मज़दूर तबका पिस रहा है, हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे अगर अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते थे तो उनको पता होता था कि उनके रेलिवेंट डिग्री के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उनको जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन जॉब्स का भी जो है वो खासा कोई हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बिज़नेस की तरफ लोग बहुत आना शुरू हो गए थे कि अपना कोई छोटा सा सेटअप करें, लेकिन बिज़नेस करें। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज चाहे हमारे कारोबारी हजरात हैं, हमारा तनख्वाहदार तबका है, हमारा दिहाड़ीदार तबका है, हर कोई अपनी जगह जो है वो परेशान है। इन तमाम मसाइल का क्या हल हो सकता है और आने वाले टाइम में हम क्या समझते हैं कि किस तरह से इन तमाम हालात को ठीक किया जा सकता है। हमारे सियासतदानों का इसमें बहुत अहम किरदार हो सकता है, क्योंकि हमारी जो सनत है और हमारी सियासत जो है वो, मैं बिलीव रखती हूँ कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हमारी हुकूमतें अपने इदारों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और चेक एंड बैलेंस रखें तो हम अपने निज़ाम को बहुत आसान अंदाज से चला सकते हैं। सर, जिस तरह हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह से जो छोटा ताजर है वो भी परेशान है। ऑर्डर्स के हवाले से हम बात करें तो पहले ऐसे होता था कि कंपनीज़ के पास 6-6 माह, साल के जो है वो ऑर्डर्स पहले से मौजूद होते थे। इन तमाम सूरत हाल के चलते हुए ऑर्डर्स में कितनी कमी आई है? देखें, बहुत सारी इस वक्त ऑर्डर्स में कमी है। अल्टीमेटली देखें, जब आपके मुल्क में ऐसी फ़ज़ा ही ना हो जहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल हो। हम सबको पता है कि हम पिछले 2 साल से हमारा मुल्क जो है वो किन मसाइल से गुज़र रहा है। सियासी इस्तेहकाम नहीं था हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी और जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो भी अल्टीमेटली एक जंग की सूरत हाल थी। तो जो इंटरनेशनल मंडियां हैं, फिर वो इस चीज़ को देखते हैं। वो हमारा जो कस्टमर है, बायर है, वो जब ये देख रहे होते हैं कि हम किस मुल्क से काम कर रहे हैं, उसके इंटरनल पोजीशन क्या है, तो वो फिर अल्टीमेटली बैकफुट पे जाते हैं। और फिर उनको ये भी पता चल रहा होता है कि इनकी इंपोर्ट पे कदगन लगी हुई है, बहुत से हिडन बैरियर्स हैं और इनकी जो रॉ मटेरियल है वो सारा इंपोर्ट होना है और वो प्रॉपर टाइम पे हो नहीं रहा, ये प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे। तो ये हमारी जो डिमांड है वो किस तरह से पूरी कर पाएंगे। जब आपके पास हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होती तो आपका बायर जो है वो बैकफुट पे जाता है। और ऐसा ही हुआ, हमारी एक्सपोर्ट कम हुई, हमें ऑर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत कम मिले। इसमें बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे करंट सिनेरियो जो चल रहा है हमारे मुल्क में, इसका रोल है। और दूसरी आपने ये बात की कि हम इसका सलूशन क्या है, किस तरह से। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं, लेकिन हम उसके सलूशंस की तरफ नहीं जाते या नहीं सोचते कि इनका हल क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा और बीइंग ए नेशन, हमें एक नेशन बनना होगा। जब तक हम एक इनफरादी सोच से नहीं निकलेंगे, इस मुल्क का नहीं सोचेंगे, एक इज्तमाही सोच नहीं लेके आएंगे। हमारे यहाँ देखें, ये अलमिया है कि जब आज हम एक स्पेसिफिक सेक्टर पे बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल पे, एम्ब्रॉयडरी मशीन पे, जब पॉलिसियाँ बनने लगेंगी, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को, तो मैंने अपने बात करनी है कि मेरे ऐसे लाभ बन जाएं जिससे
धागे पे टैक्स ख़त्म हो जाए, मशीनरी पे सेल टैक्स ख़त्म हो जाए। तो पैरेलल हम ये नहीं सोचेंगे कि ये अगर टैक्स ख़त्म हो रहा है तो दूसरी इंडस्ट्री जो है उसका क्या लॉस होगा, उसका क्या फ़ायदा होगा। हम जब पॉलिसी बनाने बैठते हैं तो हमारे अपने अपने इंटरेस्ट हैं। देखें, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमेशा ये रोल अदा किया कि उसने कंसेंसस से बनाई हुई पॉलिसियाँ जो हैं, जिस पे देखें इस पे तमाम इस फोरम पे तमाम एसोसिएशन जो है वो इसकी मेंबर्स होती हैं। तो फैसलाबाद चैम्बर जो है उसने हमेशा हर दौर में जब मैं अपनी सीट पे था तो मेरे साथ सदर थे शबीर हुसैन चावला साहब, दैट टाइम हमने उस वक्त भी जब बजट आया तो हमने एक कंसेंसस से, तमाम एसोसिएशन के कंसेंसस से एक पॉलिसी बना के ये हमने गवर्नमेंट को दी कि आप इस पे गौर करें, इसको देखें, ये आपके लिए रहनुमाई है, एक गाइडलाइन है, आप इसको भी गौर करते हुए ऐसे पॉलिसियाँ बनाएं। इसमें सबका इंटरेस्ट है और मुल्क का इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जब वो हमने पॉलिसियाँ बनाई तो हमने सबसे पहले इस मुल्क का इंटरेस्ट देखा। तो उसमें हमने ये देखा कि अगर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है टेक्सटाइल को, कहीं ना कहीं मेडिकल के शोबे को करना पड़ता है, कहीं फूड के शोबे को करना पड़ता है, लेकिन उनका सर्वाइवल है, ये पॉलिसी हमने बनाई। सो हमें वही दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, स्टेक होल्डर्स को लूप में लेना होगा और कंसेंसस से ऐसी पॉलिसियाँ जो कि हमने कई दफ़ा दी हैं फिर उस पर अमल नहीं होता, वो मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है। अमल ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी लापरवाही कह सकते हैं, या फिर हमारे इदारों की जो है, हमारी संतों की तरफ उनकी वो गफलत है? मतलब क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी एक आदत है जिसको हम कहें कि हम यहाँ से बदल लेंगे और चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी? सॉरी टू से मैं समझता हूँ कि एक तो शायद उस तरह से इंटरेस्ट लेवल भी नहीं होता जी। हम अपनी ही सियासत में और अपनी ही सीटों को बचाने के चक्कर में होते हैं और हम ये नहीं सोच रहे होते कि आज हम जिस सीट पे बैठे हैं इसका रोल क्या है, हमने रियल स्टेक होल्डर को साथ लेना है। और फिर मैं ये भी माज़ से कहूँगा कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो भी अपने इंटरेस्ट लेके बैठे होते हैं। वही वंस अगेन, जब तक हमने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलना, दैन हम वो डिसीजन फेयर एनफ डिसीजन नहीं कर पाएंगे। जब मैं किसी सीट पे बैठा हूँ और मैंने देखना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है या मेरे लेफ़्ट ऑफ राइट जो मुझे क्या फ़ायदा दे रहे हैं, तो मैंने वो पॉलिसियाँ बनानी। यहाँ पे इस मुल्क में ऐसा भी हुआ कि रात को एक पॉलिसी बनी, एक SRO आ गया, तो सुबह जब आपकी अपनी कंसाइनमेंटें आई हैं वो रिलीज़ हो गई हैं तो दोबारा से SRO आ गए, चेंज हो गए। मैं कोई स्पेसिफिकली किसी एक गवर्नमेंट की या किसी एक पार्टी की बात नहीं करना चाहता। वी आर बिजनेसमैन। हम जब एज ए बिजनेसमैन बात करते हैं तो हम किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ नहीं होता। जो बिजनेसमैन है वो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता है कि जो बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसी देता है वही हमारी गवर्नमेंट है, हम उसी के साथ खड़े होते हैं। और हमेशा आप चेक करके देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें कि जो बिजनेसमैन है उसने हमेशा अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बेबहा सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर हो बिटवीन गवर्नमेंट एंड रियल स्टेक होल्डर। मैंने उसकी कई दफ़ा निशानदेही की है, कई दफ़ा हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं हुकाम बाला से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह सिंपली मुझे तो यही समझ आती है कि जब आप अपनी ज़ात से नहीं निकलते। और सिंपल आप देखें आज हमारी मैं एक एग्जांपल अगर कोट करूं, आज PIA को प्राइवेट करने का सोचा जा रहा है। वो PIA जिसने एमिरेट्स एयरलाइंस को बनाया, दुनिया की बहुत सारी एयरलाइंस को बनाया, वो एयरलाइन आज हमसे नहीं चल रही। मेरा तो सवाल ये है, हम एक PIA को नहीं चला सकते, हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे? जी। जब हम स्टील मिल को नहीं चला सकते तो हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे? बहुत सारे दोस्त इस चीज़ का
ये जवाब देते हैं जब डिस्कशन में बैठते हैं, हम जनरल डिस्कशन में बैठते हैं कि तो 50 साल से 60 साल से इसमें ख़राबियाँ आ गई हैं, इसको अब दूर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वंस अगेन वो 50 साल से कौन था, हम पे किसी ने तो हुकूमत नहीं की। 50 साल से हम खुद ही इस मुल्क को चला रहे हैं। कभी मैं था, कभी मेरे कोई दोस्त था, कभी कोई है, कभी कोई, हम सब हैं। वी आर द पार्ट। हम वोट देते हैं तो हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। हमें सोचना होगा कि हम किन को वोट दे रहे हैं, हमने कैसे वोट देना है। हमें उन चीज़ों से निकलना होगा कि हमारे बड़े भी इसको वोट दे रहे थे, हमने भी इसको वोट देना है। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन की कमी भी है, एजुकेशन की भी कमी है, और दूसरा मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर जो है ना वो डिसीजन लेने की जो है वो पावर नहीं है। वी आर नॉट अ डिसीजन मेकर्स। हम देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है वही करने लग जाते हैं। खुद से सोचिए, खुद के जो जहन उस पर थोड़ा सा जो है ना उसको थोड़ी सी जहमत दीजिए, और अपनी सोच को जो है थोड़ा सा और वसी करके सोचिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। क्योंकि जब आप किसी को इलेक्ट करके लेके आते हैं, उसने आपका मुल्क चलाना है, और मुल्क हम सब का है, और उसकी बेहतरी हम सब की है। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। We'll be right back after a short break. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से कि किस तरह से सनत को बढ़ती हुई महंगाई ने जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। इसमें अगर हम बात करते हैं कारोबारी हजरात की, तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल हमेशा से हमारा इस चीज़ पे जो है ना एक बिलीव रहा है कि बैठ के बात करने से जो है वो मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर स्टेक होल्डर्स और हमारे जितने भी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो एक जगह पे बैठें, स्टेक होल्डर्स के मसाइल को सुने, फिर उन्हीं से जाने कि इसका आपके ख़्याल में बेहतरीन हल क्या हो सकता है। तो इस तरह की आपस में अगर हम डिस्कशन रखें और इस तरह के सेशंस के ज़रिए अब मसाइल को जो है ना सिर्फ उजागर करें बल्कि उनके हल पे बात करें, क्योंकि हल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हुक्मरान, कोई भी हुक्मरान हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, हमारी जो है वो अव्वलीन तरजीह क्या होती है कि हमारे मुल्क की भलाई, क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो मुल्क की सनत से और मुल्क की इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ टाइम में वो बेरोज़गारी का शिकार हो गए। सिर्फ वो लोग बेरोज़गार नहीं हुए, उनके साथ जितने उनके घर वाले जुड़े हुए हैं, जितने ख़ानदान हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और हर गुज़रते दिन के साथ एक आम आदमी की, आम शहरी की, फैसलाबाद के अगर शहरियों की, आपकी बात की जाए जो हमें हमारे टीवी स्क्रीन्स पर हर रोज़ देखते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके मसाइल को हल करना हमारी जो है वो प्रायोरिटी है। और वो तभी होगी जब हमारी सनत अच्छे से चलेगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ अच्छे से फलेंगी फूलेंगी, और रोज़गार का जो पहिया है वो खुशहाल अंदाज में, एहसन अंदाज में आगे बढ़ेगा। तो हमारा शहरी, हमारा फैसलाबाद जो है वो खुशहाल होगा। और खुशहाली अगर होगी तो बहुत सारे मसाइल जो है वो भी हल होंगे। बेरोज़गारी नहीं होगी, स्ट्रीट क्राइम्स जो हम देखते हैं कि हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उस पर हम बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हमने बहुत टाइम में देखी हैं। तो अल्लाह करे कि आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों, और स्पेशली हमारे जो मज़दूर तबका है वो खुशहाल हो। मज़दूर को किस तरह से सर स्किल्ड किया जा सकता है? आपने स्किल की बात की थी कि हमारे यहाँ जो मज़दूर है वो इतना स्किल्ड भी नहीं है, तो उसको किस तरह से हम स्किल्ड कर सकते हैं? देखें, ये इस पर भी बहुत दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है। हमारे यहाँ अदारे हैं, इसमें वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने हमेशा वन साइडेड बात नहीं की। यहाँ पर मैं दोबारा इस बात को दोहराऊँगा। मैं इससे पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात कर चुका कि देखें, कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को जी। और फिर गवर्नमेंट को मिल के ये जो है पॉलिसी बनाना होगी। हमें इंडस्ट्रियल्स को भी ये चाहिए कि हम स्पेसिफिकली अपना रोल अदा करें, गवर्नमेंट का साथ दें। और गवर्नमेंट ने हमारे अदारे हैं, इस पे वो काम कर रहे हैं, बिलाशुबा कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंडस्ट्री भी कर रही है। लेकिन वंस अगेन मैं यही कहता हूँ कि हमें बैठना होगा। जैसे कि जब आप रियल स्टेक होल्डर को ले लेंगे, जैसे कि अभी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात हो रही है, तो ये एक कंप्यूटराइज मशीन है जी। इसका ये नहीं हो सकता कि आप किसी को उठाएं, उसे कहें कि ये आप मशीन पे खड़े हो जाए, नेवर एट ऑल। इसके लिए उसको कंप्यूटर को ऑपरेट करना ज़रूरी है। तो बहुत सारी लेबर की शॉर्टेज होती है, इस सेंस में भी हो जाती है कि वो प्रॉपर्ली उस मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाते।
तो जब ये स्टेक होल्डर्स और हमारे हुकाम वाला बैठेंगे तो ये निशानदेही करेंगे कि किस सेक्टर में हमें जो है वो स्किल्ड लेबर की कमी आ रही है और हमें स्पेसिफिक उसको कहाँ ट्रेन करना है, हाँ जी। किस चीज़ में ट्रेनिंग देनी है। अभी आपने बात की, आपने बहुत सारी चीज़ें अभी एलेबोरेट की। देखें, एक ये भी मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं है, और इसके लिए भी गवर्नमेंट को रोल अदा करना हो कि वो एक ब्रिज का रोल अदा करें कि हमें किस सेक्टर में कितनी लेबर चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो हम हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स बना रहे हैं, देखते हैं वो आपने भी बात की कि एक भेड़ चाल है। हम देखते हैं कि हमारे किस सेक्टर में इस वक्त जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें चल रही हैं। चाहे वो कोई बिज़नेस हो तो तभी सब उसी तरफ दौड़ते हैं, हाँ जी। और जॉब्स भी हों तो लोग उसी तरफ भागते हैं। हम एक ही वक्त में इस दौड़ में होते हैं कि आज हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इंजीनियर्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, नहीं है तो क्या जी अगर एम्ब्रॉयडरी की तरफ जा रहे हैं तो जी ऑपरेटर्स बना रहे हैं। हमें ये भी एक देखना है कि हमें किस सेक्टर में कितनी ज़रूरत है, हमने उस तरह अपनी यूथ को ट्रेन करना है, वहाँ पे फोकस करना है। हमें गाइड करना है कि जब बच्चे हमारे स्टूडेंट लाइफ में जब हमारे किड्स होते हैं, हमें उन्हें गाइड करना है, बताना है कि इस सेक्टर में इस वक्त क्वेश्चन है, यहाँ पर गैप है। आप ये नहीं है कि हमने सबको डॉक्टर ही बना देना। हाँ जी। तो ये भी एक कम्युनिकेशन गैप है। और दूसरी बात ये है, बड़ा अफसोस है हमें ये कहना पड़ता है, अब सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने इस मुल्क को कैसे इस भंवर से निकालना है। ये मुल्क है तो हम हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे जो मिल ओनर्स हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, जिनके पास सरमाया है, वो इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अभी फैसलाबाद में ही रिसेंटली एक इंडस्ट्री है सरगोदा रोड पे, वहाँ पे फायर आग लग गई, और वो वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड आई तो वो प्रॉपर वहाँ पे पानी मुहैया नहीं कर सकी, उसको बुझा नहीं पाई। वो वहीं पे आके कह रही थी कि आप अपने पंप दें और इनको चलाएं ताकि हम अपने टैंक फुल कर सकें और आग बुझा सकें। अब देखें, जिस मुल्क में इंडस्ट्री को ये भी सहूलत नहीं है, अल्लाह ना करे कभी कोई इस मसले में फंसे कि आग लगी है और वहाँ पे पानी नहीं है आपके पास, वहाँ पे किसी ने इंडस्ट्री क्या लगाना है। वो देखें, चैनल्स ने लाइव भी चलाया कि वो इतना फैटअप था, इतना परेशान था कि उसने ये बात की कि मैं तो ये मुल्क छोड़ रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ये भी एक सिक्योरिटी नहीं है कि मेरी इंडस्ट्री को अगर आग लग गई है तो पानी मुहैया नहीं है। सो ये मसाइल जो हैं यहाँ पे दरपेश हैं। यहाँ पे हर जो अफोर्ड करता है बंदा, हम बड़ी रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप एयरपोर्ट्स पे जाके देख लें इस वक्त कि सिनेरियो क्या है कि मुल्क में पैसा नहीं है, मुल्क में बिज़नेस नहीं है, लेकिन इतनी फ़्लाइट्स फुल जा रही हैं। जी। तो किधर जा रहे हैं लोग? सारे लोगों के पास यहाँ पे जॉब नहीं है, कुछ मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं, कुछ अपना पैसा समेट के बाहर इंडस्ट्री लगाना जा रहे हैं या अपना बिज़नेस बाहर लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सलूशन नहीं है, ये हल नहीं है कि हम इस मुल्क को छोड़ के चला जाएं। ये हमारा मुल्क है, हमने इसे बनाना है। और देखें, बहुत सारे अच्छे साइन भी हैं जहाँ पर आज अब एनालिसिस करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोरो मनी कर्ज लेने वाले मुल्क में 5वें नंबर पे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसियाँ बदलनी है, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है। जब तक हमने ये IMF और ये इन पॉलिसियों से नहीं निकलना, मेरा नहीं ख्याल कि हम बेहतरी की तरफ आएंगे। मैं एक अच्छा साइन है उसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमारी अभी ये गवर्नमेंट जो है, हालांकि ये बिल्कुल इलेक्शन कराने आई है गवर्नमेंट, इसका शायद बहुत ज़्यादा इंतज़ामी अमूर से लेना देना ना हो। इनका बेसिक यही है कि आपने एक जो करंट सिनेरियो उसको चलाना है बिंग द टाइम सम कुछ अरसे के लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई जी। अच्छा, बहुत सारी देखें, डॉलर नीचे आया आपका,
आपकी इंपोर्ट को जिस तरह पिछली गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो ये गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, एलसीयाँ ओपन हो रही हैं, आपका डॉलर नीचे आया है, डीपी पे काम हो रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब इंपोर्ट हो रही है, ऐसा मटेरियल, ऐसी मशीनरी मुल्क में आएगी जो इनडायरेक्ट आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी। बिल्कुल। यानी कि इंपोर्ट अगर हो रही है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। अच्छे इशारे हैं, इस गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव लिए और ऑनेस्टली मैं आपको अपनी इंटरनल मैंने बहुत सारी इसको ओवरव्यू किया है। मेरे बहुत सारे 2-4 मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई, 1-2 मिनट में हम इकट्ठे थे, चैम्बर में भी मेरी मुलाकात हुई। अभी राइट नाउ आपके जितने मिनिस्टर्स हैं जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और अप टू द मार्क काम कर रहे हैं, एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम वोट की ताकत से मुल्क ये इलेक्टेड हो के नहीं है, इनको सिलेक्ट किया गया है। मैं कहता हूँ कि क्या खूबसूरत सिलेक्शन की है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। चीज़ें ये तो पॉसिबल नहीं है कि आज हम सोएं और सुबह उठें और कहें ओवर द कि नाइट तो कोई चीज़ भी नहीं हो बेहतर सकती, नहीं होती और लेकिन जहाँ बेहतरी पे की तरफ जा रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने की हैं, तो हमें यहीं से कुछ चीज़ें पिक कर लेनी चाहिए कि ये किस तरह से पॉसिबल हुआ। हमें यही चीज़ें यहाँ से लेके जानी चाहिए। और सबसे बड़ा मैं तो आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने हर वासी से, हर शहरी से कि हमें सोचना होगा, हमें मिल के काम करना होगा। ये मुल्क हम सब का है, ये ज़िम्मेदारी जो है सिर्फ़ जो गवर्नमेंट में आ जाते हैं उनकी नहीं है, हमारी भी है। हम सब ने मिल के इस मुल्क को ठीक करना। और सबसे अहम रोल हमारा क्या है कि आज हमारे पास वक्त है, इलेक्शन आ रहा है, हमने बिल्कुल ऐसे लोगों को लेके आना है। हमारे पास वोट की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है और जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को और चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि आपने एक पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट किया कि ये कुछ बेहतरी आ रही है, वे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिविजुअली हम सबकी बहुत अहम जिम्मेदारी ये है कि हम वोट के ज़रिए जो है ना वो सही लोगों का इंतखाब करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और इंडस्ट्री के हवाले से इतना जो भी मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से हमारे ऑडियंस के साथ जो है अपने ख्यालात का इजहार किया। हम जब भी किसी भी बेहतरी की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों पे बात करना बहुत ज़्यादा आसान है कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। आपकी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ बेहतर हम खुद से कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।